जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए ये हमारा 10वां मॉक टेस्ट है और हमारा 10वां क्लास है मॉक टेस्ट का। ये फ्रेंड्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट टॉपिक का कवर किया हुआ है। इसी टाइप से आपके आने वाले 2 मई के एग्ज़ाम में एमटीएस के इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो जैसे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जीडी दिल्ली पुलिस, ये भी सभी एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी टाइप से आने वाले सभी एग्ज़ामों में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा फ्रेंड, जब भी क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लिया करिए, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, चांदी यों शीशा का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे? चांदी यों शीशा का आयात हड़प्पावासी कहाँ से करते थे आपको बताना है। मेसोपोटामिया से या गुजरात से या बलूचिस्तान से या ईरान से। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान से। कहाँ से करते थे? ईरान से चांदी और शीशा का आयात हड़प्पावासी। ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 1921 में। किसने करवाई थी? तो दयाराम साहनी ने करवाई थी। तो ये अब बताइए हड़प्पा कहाँ पे स्थित है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए इसको भी सॉल्व करिए। मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ को मंगवाकर दिल्ली में किसने स्थापित करवाया? ठीक है, तो दिल्ली में किसने स्थापित करवाया अशोक स्तंभ को? ठीक है, आपको बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने या सिकंदर लोदी ने। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ को मंगवाकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने ही स्थापित करवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ सकता है कि अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राज्याभिषेक 272 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। पूछ लेगा अशोक किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ लेगा इनके पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम बिंदुसार है। अशोक से पहले शासन करने वाले बिंदुसार ही हैं। ठीक है, जो कि अशोक के पिता हैं। अब देखिएगा, अब अगला पूछ लेगा कलिंग युद्ध अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 13वें शिलालेख में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैल है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों से पुनः रूपांतरण से बना शैल है आपको बताना है। सरपेंटाइन, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट या संगमरमर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरपेंटाइन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बलुआ पत्थर से संबंधित अगर नोट करना चाहते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के महान शासक अशोक ने जो अपना जितने भी क्या कहते हैं स्तंभ बनवाया था वो सभी बलुआ पत्थर के थे। मोस्टली बलुआ पत्थर के ही शैलों का उपयोग करके इन्होंने बनवाया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ लेगा संगमरमर से, तो संगमरमर से आप लोग नोट कर लीजिएगा ये कायांतरित चट्टान है। कैसी चट्टान है? कायांतरित चट्टान है। और बलुआ पत्थर पूछ लेगा ये कैसी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। ठीक है। और उसके बाद पूछ लेगा कि बताइए बलुआ पत्थर किसका घटक है? तो ये ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट करिए। निम्नलिखित में से कौन सी झील सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है? ठीक है, आपको बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन झील सागर यूरोप को एशिया से अलग करती है? कैस्पियन सागर
ग्रेट बियर सागर, बैकाल झील या भूमध्य सागर? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर। ठीक है, कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के बीच स्थित है, जो कि यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोग इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछ लें इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये भूमध्य सागर। ठीक है, क्योंकि भूमध्य सागर से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भूमध्य सागर से, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पूछ लेगा भूमध्य सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी गिरती है जिसका नाम है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, यही भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, पूछ लेगा इसके सीमावर्ती भूमध्य सागर के बारे में, पूछ लेगा इसके सीमावर्ती देश कितने हैं, तो 21 हैं। कितने हैं? 21 हैं। ठीक है, और पूछ लेगा भूमध्य सागर कौन से देश को अलग करती है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, और एक पॉइंट आप लोग भूमध्य सागर में याद कर लीजिएगा, ये क्या है, पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ सागर है। ठीक है, पूरी तरीके से ये भूमि से घिरा हुआ सागर है। चलिए अगला पॉइंट, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है आपको बताना है। प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक पूर्णिमा को, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यूँ सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोणीय परिक्रमण से, या सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के एक सीध में आने से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध आने पे सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखिएगा सूर्य ग्रहण कैसे होगा फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पूरा डिटेल में इसको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे। देखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण जब यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका सूर्य है ना सूर्य, अगर बीच में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए और यहाँ पे आपका सूर्य की छाया पृथ्वी पे ना पड़े, किस पे ना पड़े? पृथ्वी पे ना पड़े सूर्य की छाया, तो आपका सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, तब आपका सूर्य ग्रहण होगा इसके अकॉर्डिंग। और जब फ्रेंड्स, जब यहाँ पे चंद्रमा ना आकर पृथ्वी आ जाए, कब क्या आ जाए? पृथ्वी आ जाए, बीच में पृथ्वी आ जाए और चंद्रमा यहाँ पे रहे, तो क्या होगा? आपका चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, सिंपली आप लोग नोट कर लीजिएगा, जब इस पे सूर्य की छाया चंद्रमा पे ना पड़े, सूर्य की छाया चंद्रमा पे ना पड़े तो आपका चंद्र ग्रहण होगा, और जब सूर्य की छाया पृथ्वी पे ना पड़े तो वहाँ पे आपका सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र किसे घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था भारत का प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र? आपको बताना है, कंचनजंगा को, सुंदरवन को, नीलगिरी को या नंदा देवी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन सी होगा, नीलगिरी को। ठीक है, नीलगिरी को प्रथम जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि है, यानी यूएसए के राष्ट्रपति अपने पद पे कब तक मतलब रह सकते हैं। ठीक है, उनका शासनकाल कितना होता है आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 वर्षों का। ठीक है, यूएसए के जो राष्ट्रपति का शासन होता है वो 4 वर्षों तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है आपको बताना है। फ्रांस से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से गणतंत्र की अवधारणा ली गई है। ठीक है, भारत में, भारत के संविधान में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भोजन, काम और उत्पादन का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ठीक है, भोजन, काम और उत्पादन का नारा
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सातवीं पंचवर्षीय योजना से भोजन, काम और उत्पादन का नारा वर्णित है। ठीक है, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना से दिया गया है भोजन, काम और उत्पादन का नारा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। प्रकाश संश्लेषण उत्पादन रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण उत्पादन रूपांतरित होता है जाइलम वाहिकाओं द्वारा, चलानी नालिकाओं द्वारा, फ्लोएम वाहिकाओं द्वारा या सूक्ष्म नालिकाओं द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चालनी नालिकाओं द्वारा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण उत्पाद रूपांतरित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पेनिसिलिन प्राप्त का स्रोत है। पेनिसिलिन प्राप्ति का स्रोत क्या है, आपको बताना है। सिनकोना छाल, फफूंद, पोस्त पादप या जीवाणु। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्त पादप। ठीक है, पेनिसिलिन प्राप्त का स्रोत है। अगला क्वेश्चन। एथेनॉल को विकृति करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल एथेनॉल को विकृत करने के लिए, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत विसर्जन द्वारा। किसके द्वारा, विद्युत विसर्जन द्वारा। अगला क्वेश्चन। भूरी शर्करा के विलयन को विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले चारकोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ठीक है, जातो चारकोल कहते हैं, शर्करा का कोयला, नारियल का कोयला या लकड़ी का कोयला या गाठ कोयला। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 14। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जातो चारकोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, इसको आप लोग नोट कर स्टार लगा लीजिएगा। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है, आपको बताना है। विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। चलिए इसको याद करिए और सॉल्व करिए। सल्क वैक्सीन का इस्तेमाल किसके सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। स्मॉल पॉक्स, पोलियो, रेबीज, मीजल्स। सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही प्यारा आंसर होगा, जो सल्क वैक्सीन है वो पोलियो, ऑप्शन बी के लिए दिया जाता है। ठीक है, पोलियो से बचने के लिए छोटे बच्चों को ही दे दिया जाता है ताकि इसको पोलियो ना लगे, ये सल्क वैक्सीन। चलिए अगला क्वेश्चन। विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा उसके कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है। कार्य करने वाली संस्था का क्या नाम है, आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यूनिसेफ। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, विश्व भर के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण तथा उसके कल्याण हेतु कार्य करने वाली संस्था का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन। फुहारा स्प्रेयर का काम करता है, मतलब फुहारा किसके नियम पर, किसके सिद्धांत पे काम करता है, आपको बताना है। पास्कल का नियम, बर्नौली का नियम, आर्किमिडीज का नियम, प्लावन का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मैं वाइवा दे रहा था क्लास 10th में,
तभी ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था और आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्नौली का नियम। ठीक है, तो चलिए कल आप लोग बताइएगा बर्नौली का नियम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्नौली का नियम। अब इसको सॉल्व करिए। कभी कभार आपको ऐसे दे देगा, निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए। रॉलेट एक्ट, अगस्त क्रांति, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन और स्वराज पार्टी की स्थापना। तो जल्दी से इसको अरेंज करिए और कौन सा ऑप्शन होगा आपको बताना है। सबसे पहले कौन घटा हुआ था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ऑप्शन पहले ये होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। फिर तीसरा क्या हुआ था, तीसरा आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उसके बाद लास्ट में आपका अगस्त क्रांति हुई थी। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो पहला आपका हो जाएगा 1 4। ठीक है, 1 4, 1 4, उसके बाद यहाँ पे 3, 1 4 3, 1 4 3, आपके ऑप्शन ए ही में है। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता आपको बताना है। नीति निर्देशक तत्व, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब बता दीजिएगा हमको कमेंट करके कि ये न्यायालय जो किस भाग में है। ठीक है, न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ये सब किस भाग में है। उच्च न्यायालय बताइएगा किस आर्टिकल से संबंधित है और सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल से संबंधित है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए इस वीडियो का अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय ताप वृद्धि से क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होता है, क्षोभ मंडल अत्यधिक ठंडा होता है, जो मंडल का तापमान समान रहेगा, उपरोक्त में से कुछ नहीं रहेगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल और अधिक गर्म होगा। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन कर देते हैं, ताकि आपको इससे ये फ्रेंड्स आपका एकदम मॉडल टेस्ट पेपर, यानी जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में पेपर होगा जीएस का, उसी टाइप से हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22, सूचनानुसार 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी CHSL के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी 2023 में कतर करेगा। ठीक है, तो अब बताइए कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे होएगा, आपको ये भी आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में होगा ये बताना, लेकिन मेज़बानी कौन कर रहा है, कतर कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य में हुआ। जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर इसका दीजिए। देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं, जल्दी से दीजिए आंसर। आंसर कमेंट करिए। चलिए बता दिया आप लोगों ने, इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। कहाँ पे, पंजाब। ठीक है, कंप्रेस्ड, सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, किसने किया आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिमेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया। ठीक है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया, आपको बताना है।
तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। ठीक है, भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की? तो वह कौन सा राज्य है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कौन सा राज्य होगा? कर्नाटक राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों के विकास बोर्ड की स्थापना की। ठीक है, कि कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो ये लेक्चर कैसा लगा ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि आपको बार बार पर डे आपको इसी टाइम पे मिलता रहेगा, यानी शाम 6 बजे। तो आप लोग पर डे वॉच करते रहिएगा। ठीक है, और भी कोई क्वेरीज होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पूछिएगा, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।